हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है चालबाजी। एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा जी के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने जाती है। बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें? माँ अभी सोने दो ना मुझे कुछ देर, और अभी टाइम ही क्या हुआ है? सुधा जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी उठकर तैयार हो जा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली कविता को फ़ोन मिलाती है। कविता कैसी है? कविता, जी हाँ सुधा जी, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? सुधा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता, मैंने तुम्हें कहा था अमित के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? कविता, जी हाँ मैंने बात की थी। मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुम्हें वो अमित को ज़रूर पसंद आई। सुधा जी बोली, तो जल्द ही बात चलाने, और हाँ अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास है तुम मुझे भेज दे। कविता, जी हाँ सब रख, 1-2 दिन में मैं भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता जी लड़की वालों से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती है। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ बहू संजना आती है। सुधा जी, बहू क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करें ये ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सुधा जी, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम्हें ही तो सब संभालना है। संजना, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ ना, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊँगी। संजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था, वो केवल बाजार सब्जी या अन्य घर का सामान ले आती थी। एक दिन सुधा जी बाजार सब्जी लेने गई हुई थी। जैसे ही वह सब्जी लेकर आती है और घर के अंदर पहुंचने वाली है तो उसके कानों में आवाज़ आती है। संजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। संजना अपनी सहेली अमीषा से बोलती है, अमीषा तू तो बहुत खुश नसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। अब तभी अमीषा बोली, ये सब तो नहीं अपने हाथ में लिया है। संजना, अरे वो तो एक चाल थी कि अमित को वश में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। सुधा जी ये सब कुछ सुन सन रह जाती है। जिसे बहू को इतना सीधा समझ रही थी वो तो इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा जी को देखते ही संजना बोली, अरे माँ जी आप कब आई? आप, मैं अपनी सहेलियों से आपकी ही तारीफ कर रही थी। सुधा जी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप किचन में चली जाती है। अमीषा धीरे से बोलती संजना, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। संजना, अच्छा है सुन लिया तो उनका भ्रम जितना जल्दी टूट जाए। वही तो पता होना चाहिए कि बेटी की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलनाथ जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी अपने पति की तस्वीरों से बोलती हैं, आप ठीक कहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे के परिवेश में सब कुछ भूल गई। अब मैं क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन अमित ने के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। सुधा जी, बहू मैं कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मैं ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी? आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। संजना, माँ जी वो आपके रहते तो हो नहीं सकती, वो अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी को धक्का लगा हुए सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सुधा जी, बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? संजना, माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्ध आश्रम में चली जाएं। अमित को मैं कोई न कोई बहाना कर कर समझा दूंगी। आप चाहें तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। सुधा जी, लेकिन बेटी मैं तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की। संजना, माँ जी मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही
चली जाएगा। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। सुधा जी जैसे सुन सी हो गई। जिस घर को उन्होंने और उसके पति ने बड़े प्यार से सजाया था वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उसका मन कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए, उसके प्राणी सी घर में निकल जाएं। रात को अमित सो जाने के बाद संजना सुधा जी के कमरे में आती है। माँ जी आपने सामान पैक कर लिया ना? सुधा जी बहू मुझे घर से मत निकालो, मैं यही कोने में पड़ी रहूंगी। संजना आपको इस बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद संजना सुधा जी के लिए कैब बुक करा कर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते। शाम को जब अमित आता है संजना बोलती है, अमित आज माँ ने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। वो मेरी सहेली है ना, उसके पापा टूर बुक किया था, पूरी बस गई है। आखिरी दिन था, 2 महीने के लिए गए हैं। आई बोला, संजना तुमने मुझे फ़ोन कर सकती थी ना, पता नहीं माँ के पास पैसे भी है या नहीं। संजना बोले, अमित मैंने उन्हें पैसे दे दिए और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजना रोते हुए अमित के पास आती है और बोलती है, अमित बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, इसमें से कोई नहीं बचा। ये सुनकर अमित रोने लगा और बोला, मुझे टूर वालों का नंबर दे दो, मैं जाकर देखना चाहता हूँ। संजना, अमित मैंने सब पता कर लिया है, बस 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई है, किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। वह कई दिनों तक माँ को याद करके रोता है। कुछ दिन बाद संजना उसे समझाती है, अमित जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। फिर कुछ दिन बाद सामान्य हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे उसकी माँ की याद आ जाती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलवाने लाती थी। ये सोचकर कि मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगता है, तभी वह देखता है कि मैले कुचले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। अमित चौंक जाता है, माँ तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सुधा जी बेटा, संजना ने मुझे घर से निकाल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वह अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम उन लोगों को रखने के लिए जिसके घर वाले खर्चा देते हैं। संजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया, तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है बेटा? अमित की आंखें टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आता है। सुधा जी को देखते ही संजना घबरा जाती है। अमित संजना से बोलता है, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला, अब तू इस घर से 1 मिनट नहीं रह सकती। संजना, माँ जी खुद को यहाँ नहीं रहना चाहती थी। अमित, चुप रहो, तुम कितना झूठ बोलोगी, चलो निकलो यहाँ से। सुधा जी बोला, बेटा तो घर की लक्ष्मी होती है, इस घर से मत निकालो, मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। संजना, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सुधा जी, नहीं, मेरे होते हुए नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ़ कर दे और खबरदार जब बहू को घर से निकाल जाने के लिए कहा तो सुधा जी के पैरों में गिर जाती है।